वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं और ये हमारी एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है आधारभूत लोकतंत्र पार्ट 3। नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से स्थानीय सरकार होती है यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें नगरीय क्षेत्रों में किस तरह से आपका स्थानीय सरकार काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है इस चैप्टर में, और ये जो है आपका मुंबई का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, मुंबई महानगर निगम का जो आपका ऑफिस है उसका यहाँ पे चित्र बनाया है। ठीक है, ये चित्र आपको दिया गया है और आपको इसमें याद रखना है कि जो आपका मुंबई जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1865 में, यानी कि 1865 में जो है इसका गठन किया गया था। सब जो है मुंबई जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और इसका नाम उस समय क्या था? तो मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, तो उसका नाम था बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं आगे हमें दिया गया है भाई कि जो आपका सहभागी लोकतंत्र आखिर में होता क्या है। तो लोकतंत्र में जो है सुशासन का उद्देश्य क्या होता है कि नागरिकों को सशक्त बनाना। नागरिक किस तरह से सशक्त बनेंगे? नागरिक अगर सशक्त बनेंगे तो वो देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर का बात हो, या फिर नगरों में हो, या फिर राज्य में हो, या राष्ट्रीय स्तर पर, नागरिकों को जो है सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। और इसी को जो है सहभागी लोकतंत्र की वृहद धारणा कहा गया है। सहभागी लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक नागरिक मिल करके क्या करता है? देश के विकास में योगदान देता है। और जो ये स्थानीय सरकार है ये इसको और आगे बढ़ाती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उसको स्थानीय लोग यानी कि उस जगह के आस रहने वाले लोग ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस उन्हें जो है लोगों को जो है लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए ये स्थानीय जो है सरकार की स्थापना की गई है। तो इस चैप्टर में देखते हैं नगरीय क्षेत्रों में किस तरह से स्थानीय सरकार काम करेगी। तो अगला हमारा है नगरीय स्थानीय निकाय, जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र है, पहले इस चित्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो देखिए, हमने जो है पहले भी जो आपका पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि 3 स्तर पे सरकार होती है। राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार, या फिर इसी को जो है हम लोग कहते हैं भाई केंद्र सरकार। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आती है राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर आपकी कौन सी सरकार हमने पढ़ी थी? तो स्थानीय सरकार पढ़ी थी, स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था, जैसे आधारभूत लोकतंत्र का दूसरा पार्ट था जो चैप्टर नंबर 11 था, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार किस तरह से काम करती है। क्योंकि देखो, जो स्थानीय सरकार है ये 2 तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा आपका नगरीय क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जो है कौन लोग शामिल होते हैं? तो ये आपके ग्राम सभा के लोग होते हैं, क्योंकि एक ग्राम पंचायत बनने के लिए कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तो उसको ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है। तो 1000 की जनसंख्या, कभी कभी गाँव में क्या होती है, ग्राम सभा में कोई ग्राम सभा में मान लो 600 लोग रहते हैं तो उसको ग्राम पंचायत नहीं बना जाता, जबकि किसी और ग्राम सभा को मान लो उसमें 500 लोग रहते हैं तो 2 ग्राम सभा को मिलकर के एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। इसीलिए ग्राम पंचायत के नीचे आपका क्या दिया गया है? ग्राम सभा लिखा गया है। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? ग्राम सभा में उसको काउंट किया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग होते हैं, उनको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो इतना तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका स्थानीय सरकार का दूसरा पार्ट है, यानी कि नगरों में किस तरह से जो है स्थानीय सरकार काम करती है। ठीक है, तो नगरों में जो है आपका नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत होते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है नगर निगम, क्या होता है नगर परिषद, और नगर पंचायत क्या होता है। और जो आपके नगर निगम या फिर नगर परिषद होते हैं ये आपके किस में डिवाइड होते हैं? छोटे छोटे वार्डों में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, वार्ड समितियां होती हैं, और वार्ड समितियों में जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लोग होते हैं, उसी तरह से वार्ड समितियों में वार्ड के लोग होते हैं। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो शहरों में लोग रहते हैं जो आपके वोट करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपके वार्ड के लोग हो गए। तो जो आपका नगर निगम होता है किस में डिवाइड होता है? आपके वार्ड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला चित्र आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चित्र है। इसमें आपके तीनों चैप्टर में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो इस एक ही चित्र में आपको दिया गया है। अब देखो,
नगरीय क्षेत्रों में जो आपकी स्थानीय सरकार की संरचना होती है इसको नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत काम नहीं करते, अर्थात ये संस्थाएं यानी कि जो आपकी नगरीय संस्थाएं हैं वो किसी बड़े अधिकारी जैसे कि राज्य हो गया या फिर केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में छोटे छोटे काम के लिए निर्भर नहीं होती। यानी कि अगर आपको जो है अपने शहर में एक सड़क बनवानी है तो आप जो है राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से मदद मांगने नहीं जाओगे। आपके गली की सड़क बनवानी है तो वो कहाँ पे, आपके लोकल स्तर पे ही जो है आपकी सड़क बनेगी, वो आपके नगर निगम के द्वारा जो है उस सड़क को बनवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि जो आपका ये स्थानीय सरकारें होती हैं ये किसी जो है प्राधिकरण, शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें अपने क्षेत्रों का प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दों और समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्तता रहती है। इनको स्वतंत्रता रहती है कि भाई हमारे क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं हैं, नाली हमारा जाम हो गया है तो उसके लिए हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं जाएंगे। हमारा जो स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है, जो हमारा नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा हम जो है वो समस्या समाधान कर लेंगे। ठीक है, इसके देखो, यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है इस पर निर्णय लेने का एक तंत्र है। जो स्थानीय सरकार है कि एक क्षेत्र में जो भी नागरिक रहते हैं वो एक साथ आते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है उस पर वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए स्थानीय सरकार का एक सिस्टम बनाया गया है। नगरों और कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि जो आपकी नगर पालिका, नगर निगम है, इसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके वार्ड्स कहते हैं। हर वार्ड में एक क्या होती है, समिति होती है जो स्थानीय कामों में मदद करती है। ठीक है ना, वार्ड का जो है, वार्ड में जो है आपका चुनाव भी होता है जिसमें आपके वार्ड मेंबर भी चुने जाते हैं। ठीक है, जो अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड में जो है जो भी समस्याएं हैं उसके काम करने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, वार्ड समितियां जो है देखो क्या क्या करती हैं, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती हैं, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान भी करती हैं। यानी कि जो आपका प्लास्टिक आप यूज करते हो, अधिकतर आप देखते हो कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, हर जगह लगा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह की और भी जो गतिविधियां होती हैं इसमें जो है ये वार्ड समितियां क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ये हर उस विषय पर दृष्टि रखती हैं जिसमें समस्या आ सकती है। यानी कि कोई भी जो है प्रॉब्लम है जो आपके स्थानीय लेवल पर है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, आपकी वार्ड समितियां जिम्मेदार होती हैं उसको जो है समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ समस्याएं यहाँ पर दी गई हैं कि अगर आपका जल रिसाव हो रहा है, नाली जाम हो गई है, किसी सड़क का टूट जाना, आपके आसपास की कोई सड़क टूट गई है, तो इन जैसी समस्याओं के बारे में वे अपने अधिकारियों को अवगत कराती हैं। यानी कि जो वार्ड समितियों के मेंबर्स होते हैं वो जो आपके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उन तक ये बात पहुंचाते हैं, भाई हमारे यहाँ पे जो है सड़क टूट गई है, उसको बनवाना है। ठीक है, हालांकि वार्डों की निश्चित कार्यप्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब देखो, जो वार्डों की कार्यप्रणाली है वो अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि जो है स्थानीय सरकार किस तरह से काम करेगी उसके लिए राज्यों को जो है डिसाइड करने के लिए जो है संविधान में आपको दिया गया है कि हर राज्य अपना अपना डिसाइड कर सकता है कि किस तरह से वहाँ पे चुनाव होंगे, किस तरह से जो है वहाँ पे समितियाँ काम करेंगी। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग राज्यों में काम करने का तरीका भी अलग अलग है और उनके द्वारा बनाए गए वो नियमों पर निर्भर करते हैं। अलग अलग राज्य जिस तरह के नियम बनाते हैं उस तरह से वहाँ पे कार्य भी होते हैं और वार्ड समितियाँ उसी तरह से काम करती हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ आपको चित्र के माध्यम से दिया गया है। वार्ड समितियाँ जो है आपका जो है अपने क्षेत्र में जो है ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना हो गया, कूड़ा करकट इकट्ठा करना हो गया, या फिर जो आपका देखो यहाँ पे टूटी हुई सड़कें बनाई गई हैं तो टूटी हुई सड़कों को बनाने का काम हो गया। ठीक है ना, अच्छा सा जो है आपका पार्क वार्क बनाने का काम हो गया। तो ये सभी जो है उस क्षेत्र की वार्ड समितियों के पास में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कुछ जो है काम दिए गए हैं। स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, सफाई, इन सब जो है सुविधाओं का ध्यान रखना। ठीक है ना, स्थानीय नगर जो आपका निकाय है, लोकल बडीज जो हैं आपके, अर्बन लोकल बडीज, उनका काम बताया जा रहा है। अपशिष्ट संग्रहण, या अपशिष्ट संग्रहण का मतलब जो भी कचरा इकट्ठा करना, जो भी आपकी गंदगी है उसको इकट्ठा करना और उसका निपटान करना। ठीक है, इसके अलावा कब्रगाह जो होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसका रख रखाव करना। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसको जो है अपने क्षेत्र में लागू करना। लोकल टैक्स लिया जाता है, जैसे हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, तो इस तरह के टैक्स लिए जाते हैं शहर के लोगों से।
ठीक है। या फिर अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसके लिए जुर्माना भी लगाया जाता है। कहीं पे अगर ये कहा गया कि भाई यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है, लेकिन लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, तो उसके लिए उससे जुर्माना भी ले सकता है। ठीक है। क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना, किस तरह से हमारे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास किस तरह से हो सकता है अपने क्षेत्रीय लेवल पे, जिस जहाँ का वो जो है जिस जो शहर उसके अंतर्गत आता है उसकी जो है विकास की योजना ये बना सकता है। इसके अलावा सरकार के अलावा नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी, ऊपर तो आपने देखा कि सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, सरकार को क्या करना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को भी क्या करना चाहिए ये भी दिया गया है, क्योंकि आपको सहभागी लोकतंत्र की बात अभी ऊपर सबसे पहले सहभागी लोकतंत्र की बात बताई गई कि नागरिकों को भी जो है सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। तो अपने क्षेत्र की सफाई का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। कूड़े का पृथक्करण, देखो जो आपने देखा होगा कि कूड़े के पृथक के लिए गीला कचरा सूखा कचरा के लिए अलग अलग डिब्बा होता है। तो नागरिकों का ये जिम्मेदारी है कि वो गीले जो आपका गीला कचरा है जो आपका सड़ सकता है उसको जो है वो गीले कचरे वाले डिब्बे में डालें। ठीक है ना। और जो आपका सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक है कागज़ है इसको आपके सूखे कचरे वाले डिब्बे में डालना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी नागरिक को ध्यान देना चाहिए और अलग अलग जो है आपको अलग अलग तरीके से उसको अलग करके ही जो है कूड़े की गाड़ी में देना चाहिए। स्थानीय समस्या हो गया, जैसे किसी जगह पर आपका अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो उसके बारे में आप अपने वार्ड मेंबर को आप बताओ तो वार्ड मेंबर ऊपर बताएगा, तो उससे जो है आपकी पानी का रिसाव के लिए लोग आएंगे उसको बनाएंगे, वो सब चीज़ें सही होंगी। तो ये सब काम आपके नागरिकों के हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। और यही क्या कहलाता है, यही आपका एक सहभागी लोकतंत्र कहलाता है, जहाँ पर सरकार और जनता दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सहभागी लोकतंत्र क्या है, तो वो जहाँ पे जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। और अगर सहभागी लोकतंत्र होगा तभी क्षेत्र का सही तरीके से विकास हो सकता है। देखो इस चैप्टर में क्या है कि जो है बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि जो है संविधान में क्या प्रावधान है क्या नहीं प्रावधान है। बेसिक चीज़ें बताई गई हैं क्लास 6 के लेवल पे। और क्लास 6 के लेवल पे देखो अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें एनसीईआरटी की बुक में जितनी चीज़ें लिखी हैं उसके बाहर एक भी पॉइंट नहीं पूछता है। ठीक है। तो आपको जितना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। शहरों में जो है जनसंख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के नगरीय निकाय होते हैं। आप देखते हो कभी कहीं कहीं होता है आपका नगर निगम लिखा होता है, कहीं पर आपका नगर पालिका लिखा होता है, कोई आपका नगर पंचायत होता है। तो ये किस तरह से डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आपके जनसंख्या के आधार पर कि किस शहर की कितनी जनसंख्या है। अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाला शहर है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नगर निगम होता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है। महानगर निगम बोला जाता है, जैसे कि चेन्नई हो गया, इंदौर हो गया, मुंबई हो गया। अभी आपने मुंबई का वहाँ पे चित्र देखा था। ठीक है। मुंबई महानगर निगम का जो ऑफिस है उसका चित्र। तो 10 लाख या अधिक सी जनसंख्या होती है वहाँ पे आपका नगर निगम होगा। जैसे दिल्ली हो गया तो यहाँ पे भी क्या होता है, नगर निगम होता है। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख की अगर जनसंख्या है, यानी कि 1 लाख से जनसंख्या अधिक है और 10 लाख से जनसंख्या कम है किसी शहर की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका नगर पालिका होते हैं। ठीक है। जिसको आपको म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। ओके। और अगर 1 लाख से कम वाली जनसंख्या है, तो 1 लाख से कम जनसंख्या होती है कोई छोटा नगर है, कोई छोटा कस्बा है जो अभी गांव से शहर की ओर शहर बन रहा है। ठीक है। 5,000 से अधिक की जनसंख्या है और 1 लाख से कम की जनसंख्या है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका नगर पंचायत होता है। यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, आपका नगर पंचायत कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नगर निगम क्या है, नगर पालिका और नगर पंचायत जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। तीनों आपको याद रखना है कि कितनी जनसंख्या वह कितनी जनसंख्या से अधिक होगी तो क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहा है, चित्र दिख रहा है आपको मद्रास कारपोरेशन। अब मद्रास कारपोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको नीचे पता चलेगा। अब आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि जिसका उत्तर आपको जरूर देना है नीचे, कि अभी आपने पूछा था कि मुंबई नगर निगम की जो आपका स्थापना हुई थी वो मैंने आपको कब बताया कि किस सन में मुंबई नगर निगम की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो आपको तुरंत कमेंट करके नीचे बताना है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो मद्रास कारपोरेशन के बारे में दिया गया है कि जो आपका मद्रास कारपोरेशन है ये 29 सितंबर 1688 में स्थापित किया गया था। जो मद्रास कारपोरेशन है ये आपका
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन वर्तमान में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 29 सितंबर 1688 को, तब इसका नाम क्या था? इसका नाम था मद्रास कॉरपोरेशन। और ये भारत का सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है, यानी कि भारत की पहली नगर निगम संस्था कौन सी बनी थी? तो वो बनी थी आपकी मद्रास कॉरपोरेशन, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। किस स्टेट में है? तो ये आपके वर्तमान में तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है ये आपका मद्रास कॉरपोरेशन है, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, और ये भारत की सबसे पहली जो है सबसे पुरानी नगर निगम संस्था है। स्थापना कब हुई ये भी हमें याद रखना है, 1688 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखो इसकी स्थापना भी किसने करी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके 1 वर्ष पहले एक चार्टर जारी किया था, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई उसको एक साल पहले एक चार्टर जारी किया था। चार्टर का मतलब हो गया नियम जो है, कानून जो है जारी किया गया था। और उसके द्वारा एक जो है आपका किला था, ठीक है, एक फोर्ट था जिसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज नाम का एक किला था। तो उसका वहाँ पे जो वहाँ के आसपास जो क्षेत्र था, वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर तक के दायरे में, यानी कि मान लो ये सेंट जॉर्ज है, इसके 16 किलोमीटर तक के दायरे में जो है जो क्षेत्र था उसको एक कॉरपोरेशन जो है में गठित किया गया। तो जिसको जो है क्या कहा गया? मद्रास कॉरपोरेशन, ठीक है। यानी कि उसकी रेंज उस समय कितनी थी? लगभग सेंट फोर्ट जॉर्ज, मान लो ये हो गया, ये आपका सेंट फोर्ट जॉर्ज है जहाँ पे एक छोटा सा नगर है, लोग रहते हैं, उसके 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जो है आपका मद्रास कॉरपोरेशन घोषित किया गया था। 1792 में इसके एक संसदीय अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान कर दी। यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं स्थानीय लेवल पर, वहाँ पर से लोगों को कर का मतलब हो गया टैक्स, ठीक है ना। 1792 में वहाँ पर टैक्स लगाने की भी शक्ति दे दी गई कि भाई मद्रास कॉरपोरेशन वहाँ पे रहने वाले लोगों से क्या ले सकता है? टैक्स ले सकता है, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। यानी कि 1792 से सुचारू रूप से ये आरंभ हुआ कि भाई अब यहाँ पे अगर विकास करना है तो लोगों से क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी लेना पड़ेगा। तो ये टैक्स लेना 1792 में स्टार्ट किया गया। बाकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 सितंबर 1688 को की गई थी, ठीक है। और भारत का सबसे पुराना जो है आपका नगर निगम संस्था कौन सा है? तो मद्रास कॉरपोरेशन, या फिर वर्तमान में इसका नाम क्या है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। अब देखो इंदौर जो आपका नगर निगम है, ये भारत का सबसे स्वच्छ नगर निगम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका संपत्ति कर मिलता है। अगर आपके पास बड़ा घर है, ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो उसको लिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। आपके घर पे जो पानी आता है आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, जल शुल्क बोला जाता है। सूखा कूड़ा का प्रबंधन किया जाता है, भाई जो आपका कूड़ा होता है उसको जो है कूड़े वाली गाड़ी आती है, ले जाती है। व्यवसाय हो गया, विज्ञापन हो गया, या फिर व्यापार के लिए आपको लाइसेंस भी जो है इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आप इंदौर में जो है व्यवसाय करना चाहते हैं, विज्ञापन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी व्यापार करना चाहते हैं। इसके अलावा ये आपका विवाह प्रमाण पत्र भी जारी करता है, ठीक है। और जो है अग्निशमन सेवा, यानी कि जो आपकी फायर सर्विसेज, कहीं आग लग गई तो वहाँ आग बुझाने का काम ये भी जो है नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके के लाइसेंस, जो आपके ठेले वोले लगाते हैं लोग, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनको भी जो है लाइसेंस प्रदान करता है। जल टैंकर या फिर मलबा हटाना, पानी के लिए टैंकर कहीं पे भेजना है, कुछ गंदगी ज़्यादा है वहाँ से मलबा हटाने की बात है, तो उसके लिए भी जो है ये काम करते हैं। इसके अलावा देखो पेड़ों की कटाई और ढुलाई, और जो है किसी भी तरह की अगर नागरिकों को शिकायत है तो वो शिकायत भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की देखो सुविधाएं आपको दी गई हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जा सकती हैं। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि नागरिक संबंध प्रबंधन। नागरिकों के साथ किस तरह से आपका संबंध है, किस तरह से आप जो है कार्य कर रहे हो, इन सब चीज़ों को। जल टैंकर हो गया, सेप्टिक टैंकर हो गया, यानी कि जो कचरा उठाने वाली, कचरा ढोने वाली आपके गंदगी वाला टैंकर निकाल के ले जाती है। सभागार हो गया, कहीं पे जो है आपको कुछ करवाना है तो उसके लिए नगर निगम की तरह से एक जो है बड़ा सा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आप कोई कार्यक्रम कर सकते हो। अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया का मतलब हो गया भाई कि कोई अगर डेथ हो गई तो उसको जो है अंतिम संस्कार करने वाली बात हो गई, ठीक है, क्रीमेशन। इसके अलावा चल शौचालय। चल शौचालय क्या होते हैं? इसको उठा करके, ये आपके टॉयलेट्स होते हैं, इसको उठाकर हम कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे मेला वेला लगा है तो वहाँ पे जो है ये सुविधा प्रदान की जा सकती है कि भाई टॉयलेट वहाँ पे अब
बनाएंगे तो है नहीं, तो इस तरह के टॉयलेट ले जाते हैं, वहाँ पे जो है 2-4 दिन यूज होता है, उसके बाद फिर उसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज जो है आपके नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और ये किस नगर निगम की है, तो इंदौर नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची यहाँ संक्षेप में दी गई है। इसके अलावा और भी सेवाएं इंदौर नगर निगम प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे चित्र में आपको इतनी जो है सेवाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रित शासन चलता है, जो लोगों के जीवन से जुड़े काम करते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से, तो जो आपके नगरीय क्षेत्र होते हैं, आपको नगरीय स्थानीय निकाय बता दिया गया, नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका हो गई। ठीक है। इनके माध्यम से आपका विकेंद्रित शासन चलता है, यानी कि विकेंद्रित शासन का मतलब हो गया कि राज्य आकर के सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। आपको कोई आपके जो है सड़कें टूट रही हैं, आपके यहाँ पे नाली जाम हो रही है, तो आप जो है अपने स्थानीय निकाय को, यानी कि वहाँ की जो लोकल बॉडीज है उसके पास जाते हो। ठीक है ना, जो लोगों के जीवन से जुड़े काम करते हैं। अब आपके यहाँ कोई समस्या है तो उससे जुड़ा काम आपका स्थानीय निकाय ही करेगा, राज्य सरकार वाले नहीं आएंगे करने। ठीक है ना। नगरीय स्थानीय निकायों में भी लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ग्राम में जो है प्रधान चुना जाता है, उसी तरह से जो वार्ड्स होते हैं ना, वार्ड्स, वहाँ पे आपके वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। अभी आपको ऊपर बताया गया, वहाँ पे भी चुनाव होता है और हर वार्ड का एक मेंबर चुना जाता है, वार्ड समितियाँ बनती हैं। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भी सहयोग करें। आपको बताया गया, इसको जो है सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी जो है स्वशासन, इसमें शासन में सहयोग करना चाहिए, प्रशासन वाले में ना। नियमों का पालन करें ताकि ये स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपना काम कर सकें। ठीक है। यानी कि नागरिक भी जो है उनके कार्यों में सहयोग करें, कहीं पे रिसाव हो रहा है, कहीं पे सड़क टूटा है, उसके बारे में जानकारी दें, और क्या क्या नियम बनाए गए हैं नगर निगम के द्वारा उसका भी आपको पालन करना चाहिए, ताकि जो आपका स्थानीय निकाय है वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। अब यहाँ पे देखो एक कथन दिया गया है, ये कथन आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट में शामिल किया है। मैं चाहता हूँ एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए, ताकि लोग यह सचमुच में जान सके कि एक छोटे क्षेत्र में, अपने नगर में या फिर उनके गांव में प्रशासन क्या है, उनका मताधिकार क्या है, शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या हैं और विशेषाधिकार क्या हैं। अब ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी रुस्तम के सिंधवा ने। ये किसके सदस्य थे, तो जो आपकी संविधान सभा थी ना, संविधान के गठन करने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, तो संविधान सभा के ये सदस्य थे। इन्होंने संविधान चर्चा के दौरान 13 अक्टूबर 1949 को स्थानीय निकाय के गठन की बात भी की थी, कि संविधान में स्थानीय निकाय का भी गठन किया जाना चाहिए। बाद में स्थानीय निकाय तो बाद में आपका बनाया गया। ठीक है। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ आपका 1992 के बाद में। ठीक है ना, विकेंद्रीकरण जब आपका तृतीय स्तर आया सरकार का तब। तो ये बात जो है आपके संविधान सभा में भी की गई थी भाई, कि स्थानीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस चैप्टर, ये आपका छोटा सा चैप्टर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा। वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचा देना। ठीक है। और अगला वीडियो आप देखने के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।